हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी पे मैंने टर्म्स को कंप्लीट किया था और मैंने कहा था कि लास्ट क्लास में जो आपने ये पढ़ा है इसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ूंगी। तो सिंस हम लोग यहाँ पे लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि ये टाइप्स ऑफ अगैमोस्पर्मी क्या होता है, जिसके अंदर मैंने पहला टाइप आपको क्लियर बता दिया था कि डिप्लोस्पोरी में क्या होता है, क्योंकि हमें पता है इन सब में एक चीज कॉमन है, एक चीज बेसिक है, और वो है ना तो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व होगा और ना ही यहाँ पे मियोसिस होगा। इन दोनों के विदाउट, इन दोनों के बिना यहाँ पे एक नया एम्ब्रियो, एक नया जाइगोट बन जाता है। बेसिक यही रहने वाला है और इसी अगैमोस्पर्मी के अंदर हमने पहला टाइप पढ़ लिया था डिप्लोस्पोरी। अब यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं वो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी देख लेंगे और थर्ड टाइप जो है इसका वो है एपोस्पोरी, इसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लास्ट क्लास में एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के बारे में एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन दिया था, उसी को यहाँ पे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो हमें यहाँ पे पता है कि ये जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे देखना है कि इसके अंदर क्या होता है। इसमें भी यही चीज आपको मिलेगी कि इसमें भी यहाँ पे भी आपको एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तो हो रहा है, एक फॉर्मेशन होगा, बट फ्रॉम एनी डाइप्लॉइड सेल, किसी भी डाइप्लॉइड सेल के, जैसे कि न्यूसिलस से, जैसे कि इंटीग्यूमेंट से, ओव्यूल के ये अंदर होता है, लेकिन एक्सेप्ट एम्ब्रियो सैक को छोड़कर। जबकि वही हम बात करें इसके पहले के टर्म की, जो कि अगैमोस्पर्मी में पहला टाइप था डिप्लोस्पोरी, उसके अंदर भी एक एम्ब्रियो बन रहा था, डाइप्लॉइड सेल से ही बन रहा था, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर के मटेरियल से, बेसिकली एग सेल से बन रहा था। बट यहाँ पे टर्म बदल गया है, यहाँ पे कह रहा है भाई एम्ब्रियो भी बनेगा, डाइप्लॉइड सेल से ही बनेगा, लेकिन एम्ब्रियो सैक को छोड़कर बाकी जगह से बनेगा। तो इसमें हम ये टर्म्स देख लेते हैं कि हमें न्यूसिलस कहाँ देखने को मिलता है, हमें इंटीग्यूमेंट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें यहाँ पे एम्ब्रियो सैक देखने को कहाँ मिलता है। तो आपने ये क्लास 12th में आपको बायो के बुक में आपको मिला होगा जरूर ये टर्म, कि ये पूरा एक ओव्यूल जो है वो कैसा दिखता है, एक फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल पहले ओव्यूल का अंदर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये बनते हैं इंटीग्यूमेंट्स, ये रहे देखिए ये इंटीग्यूमेंट्स हैं, उसके साथ में ये रहता है अंदर का ओव्यूल। इसी के अंदर हम बात करें तो हमें डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलते हैं। टोटल इस एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें 8 सेल मिलेंगे, जिसमें से 3 सेल्स यहाँ होंगे, बाकी के 2 सेल्स यहाँ, 2 सेल यहाँ, और बीच में होगा एक एग सेल। इस एग सेल को थोड़ा सा हम अलग से दिखा देते हैं कि ये कैसे दिखेगा, ठीक है। ये बीच में रहेगा एक एग सेल। अब सिंस इससे पहले में ये एग सेल से एम्ब्रियो बन रहा था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये इस मेथड में भी एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन इस एम्ब्रियो सैक को छोड़कर, क्योंकि हमें पता है यही पार्ट आपका एम्ब्रियो सैक कहला रहा है, इसी को तो बोल रहे हैं एम्ब्रियो सैक, लेकिन इस एम्ब्रियो सैक से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर इसको अंदर का ये मटेरियल छोड़ दिया जाए तो हमें क्या क्या दिख रहा है, हमें ये बाहरी आउटर लेयर दिख रही है, इसी को हम यहाँ पे कहते हैं न्यूसिलस, इसी को न्यूसिलस बोला जाता है, न्यूक्लियस नहीं समझेंगे, न्यूसिलस लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पे देखिए डाइप्लॉइड सेल्स में पहला ही नाम दिया हुआ था न्यूसिलस और दूसरा नाम दिया है इंटीग्यूमेंट्स। अब उससे थोड़ा सा बाहर जाए तो आपको 2 लेयर दिख रहा है, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव लेयर दिख रहा है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं इंटीग्यूमेंट्स। अब इंटीग्यूमेंट्स भी दिख रहा है और आपको न्यूसिलस भी दिख रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन सब से डेवलपमेंट होता है, ना कि आपके
कह सकते हैं बाकी के एम्ब्रियो सैक से। तो इस डायग्राम के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि भाई डेवलपमेंट एम्ब्रियो का कहाँ से हो रहा है। तो वही चीज आपको डायग्राम के रिप्रेजेंट करके मुझे आप बताना था। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपको मैं नेक्स्ट क्लास में डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। दिस डाइप्लॉइड सेल बिहेव्स लाइक अ जाइगोट। यही डाइप्लॉइड सेल जो कि इंटीग्यूमेंट से या तो न्यूक्लियस से बना होता है, यही एक जाइगोट की तरह बिहेव करता है, उसी की तरह हरकतें होती है। इसकी मतलब आगे डेवलपमेंट होगा, फ्रूट फॉर्मेशन भी होगा। अब यही है एडवेंटिव एम्ब्रियोज जो है ये डिराइव होते हैं कुछ में न्यूक्लियस से और बाकी में इंटीग्यूमेंट से। तो जिसमें जिसमें न्यूक्लियस से बनते हैं उसके एग्जांपल्स में आपको यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि सिट्रस आ जाता है जिसके अंदर नींबू वगैरह आता है, मैंजीफेरा आम वगैरह। देखिए ये सब में क्या हो रहा है, आप फ्रूट जो खाते हैं ना वो एक्चुअल में कौन सा पार्ट डेवलप होता है उस फ्रूट का। जो आप आम खा रहे हैं ना भाई, वो आम और कुछ नहीं है, वो आम है आपका या तो इस केस में न्यूक्लियस होता है, यही न्यूक्लियस आप खा रहे हैं, ये एम्ब्रियो सैक का ये एग पार्ट नहीं खा रहे हैं। जबकि ज्यादातर केस में ज्यादातर फ्रूट्स में आप एग कंज्यूम करते हैं। यही एग जो फर्टिलाइजेशन के बाद एक यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन करता है ना, यही ओवरी होगा, इसी के बाद वही फ्रूट बन जाती है। इसमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है उसे आप कंज्यूम करते हैं, जैसे कि सिट्रस में, मैंजीफेरा में, ओपियंटिया में और मैमिलेरिया में। इस सब में ऐसे ही यहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स आप इनके न्यूक्लियस आप कंज्यूम करते हैं। कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिसमें आप उनके इंटीग्यूमेंट्स, ये जो बाहर के दो प्रोटेक्टिव लेयर हैं, इनको कंज्यूम करते हैं। इसके अंदर आता है स्पायरैंथस ऑस्ट्रालिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को आपको मिलती है। चलिए, तो आई होप इतनी चीज तो क्लियर हो गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट टाइप जो है वो है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या होता है, यहाँ पे तो भाई पता चल गया इंटीग्यूमेंट से न्यूक्लियस से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या देखने को हमें मिलता है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रोजनबर्ग काफी जाने माने साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एपोस्पोरी टर्म को दिया था। इसके साथ साथ किसके अंदर दिया था, इन हियार्सियम प्लांट। हियार्सियम प्लांट एक येलो कलर का फ्लावर जो है वो देता है, आप इसे गूगल पे चेक करेंगे तो आपको जरूर देखने को समझ में आएगा। तो ये जो फ्लावर होता है, हियासियम प्लांट जो होता है, वो रोजनबर्ग ने उसी पे काम करते हुए इस एपोस्पोरी टर्म को दिया था। अब इसके अंदर होता क्या है, इन दिस मेथड ये जो एम्ब्रियो सैक है, अब यहाँ पे फिर से देखिए एम्ब्रियो सैक की बात आ गई है तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। वहां पे एम्ब्रियो सैक को छोड़कर डेवलपमेंट हो रहा था एम्ब्रियो का, यहाँ पे फिर से एम्ब्रियो सैक हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पे कह रहा है द एम्ब्रियो सैक, या तो जिसको हम लोग और किसी एक नाम से जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, इसी को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, इज डायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम एनी डाइप्लॉइड सेल ऑफ द स्पोरोफाइट, ठीक है। इन दिस, इसी मेथड में एम्ब्रियो सैक या जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो डायरेक्टली बनता है डाइप्लॉइड सेल से ऑफ द स्पोरोफाइट, ठीक है। एक्सेप्ट किसको छोड़कर, मेगास्पोर मदर सेल को छोड़कर, विदाउट मियोसिस। तो अगर हम एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल की बात करें तो उसको छोड़कर अगर इसमें यहाँ पे एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बनता है किसी भी डाइप्लॉइड सेल से, लेकिन यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि हमें पता है मेगास्पोर मदर सेल्स जो होते हैं ना, ये जो एमएमसी होता है इसमें हम यहाँ पे मेगास्पोर की बात कर रहे हैं, यही आगे चल के डेवलप होता है, ठीक है। यही आगे चल के डेवलप होता है और इसमें से यहाँ पे एक ही फंक्शनल हो पाता है। टोटल यहाँ पे 4 सेल्स बनते हैं मेगास्पोर के, 4, ठीक है। इसमें से क्या होता है ना, 3 खराब हो जाते हैं और बचता सिर्फ 1 है, और इसी से आगे डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो सैक यहीं से बनता है। बट यहाँ एपोस्पोरी की कंडीशन थोड़ी सी बदल गई है। यहाँ पे कह रहा है ना कि कोई भी डाइप्लॉइड सेल यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बनेगा या तो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल से नहीं बनेगा। मतलब इन सेल से आगे डेवलपमेंट इस केस में नहीं होता है, एपोस्पोरी के केस में। एपोस्पोरी वर्ड आया तो ये भी जानते रहेंगे कि जब एमएमसी में जितने मेगास्पोर मदर सेल 4 बनते हैं, में से जब एक ही फंक्शनल हो पाता है ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो का मतलब हो गया 1, स्पोरिक का मतलब हो गया स्पोर, तो एक ही स्पोर से डेवलपमेंट जब होता है ना, तो इसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना है एपोस्पोरी, तो याद रखेंगे एपोस्पोरी में यहाँ पे आपका क्या बनेगा,
फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा या तो एम्ब्रियो सैक ही बनेगा, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल से नहीं बनने वाला है, याद रखेंगे इसमें। अब इसमें यहाँ पे और भी एक्सेप्शंस कुछ देख लेते हैं, एक्सेप्शंस देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे। इसमें क्या होता है, जो गैमेटोफाइट होता है ये हमेशा डाइप्लॉइड रह जाता है, 2n कंडीशन में रहेगा। जैसे हियर्सियम की बात करें, रैननक्यूलस की बात करें और र्यूबस की बात करें, तो इन सब में जो गैमेटोफाइट है वो हमेशा डाइप्लॉइड होगा। अब गैमेटोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट प्लांट की एक स्टेज होती है, इस स्टेज में गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो गैमेट्स जब बनते हैं तो उन्हीं गैमेट्स से स्पोर बनता है, इसीलिए इस कंडीशन में जो गैमेटोफाइट वाली स्टेज है ये हमेशा 2n कंडीशन में रहती है, ताकि आगे चल के ये यहाँ पे एक एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट डायरेक्टली बना सके। क्योंकि हमें पता है भाई मियोसिस तो होगी नहीं, तो मियोसिस नहीं होगा ना तो फ्यूजन होगा, क्योंकि यही तो बेसिक है हमारा, ठीक है, यही चलता आ रहा है अभी तक भी। तो यही चीज हम इसमें देखेंगे। अब यहाँ पे ये चीज हो गई, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी देख लिया, एपोस्पोरी भी देख लिया। इन सब में एग्जाम्पल्स देखिए, ध्यान देंगे, एग्जाम्पल्स पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो आई होप जितना अभी तक मैं पढ़ाते चल रही हूँ ना उसको आप दिमाग में रख रहे हैं, उसके प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, ताकि इससे आप रिवाइज करते रहेंगे। आप हमेशा ये नहीं कि बैठ के हर टाइम आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, नहीं, 1-2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया बहुत है, ठीक है। उसके बाद बाकी की चीजें आपके पास नोट्स के फॉर्म में होना चाहिए, उसको थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे। जितनी भी चीजें इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है उसको और कंप्रेस करते जाएंगे, जितना छोटा करके उस चीज को पढ़ेंगे। अब आप एग्जाम्पल से सबसे ज्यादा फोकस एग्जाम्पल पे रखेंगे, तो एग्जाम्पल जब भी आप नोट्स में लिखे उसे हाईलाइट करते रहेंगे कि हाँ नोट्स पढ़ना है, इसमें जो एग्जाम्पल्स है उसको भी ध्यान देना आप, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको बायो में बहुत ज्यादा मिलेंगे और वो कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा करता है, तो इसीलिए एग्जाम्पल्स पे हमेशा फोकस रखेंगे। रिविजन पे ज्यादा ध्यान देंगे और रिविजन में भी एग्जाम्पल्स पे ध्यान देंगे कि हाँ पढ़ लिया, एक बार 3-4 दिन हो गया, एक बार रिविजन कर लिया, एग्जाम्पल्स देख लिया, भाई दिमाग में है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली एक साथ प्रेशर नहीं पड़ने वाला है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया एपोस्पोरी। अब यहाँ पे हमने ये जान लिया भाई कि ये कितने टाइप्स के अगैमोस्पर्मी होता है, उसके टाइप्स देख लिए। अब अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में देखें तो अगैमोस्पर्मी एक पहला टाइप था, दूसरा टाइप क्या था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आइए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम बात करें तो हमें पता है वेजिटेटिव का मतलब होता है ग्रीन पार्ट्स, हरे भरे पार्ट्स जो हैं, ग्रीन वाले जो पार्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास है स्टेम, जैसे कि हमारे पास है लीव्स, जैसे कि हमारे पास है बड, जैसे कि हमारे पास है फ्लावर्स। तो ये सब कलर्ड पार्ट्स हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर कंसिडर करते हैं। अब अगर इन्हीं प्लांट के इन पार्ट से अगर एक नया बॉडी बन जाता है, प्रोपगेशन हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। यही है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या तो आप इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलिए या तो बोल लीजिए वेजिटेटिव पार्ट्स अगर आगे डेवलप कर रहे हैं तो भाई वही रिप्रोड्यूस हो गए, है ना। तो डेवलपमेंट भी तो हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, आगे नया बॉडी बना रहे हैं, तो ये एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें भी एक नई बॉडी ही बनेगी, बस डिफरेंस ये होगा कि सिर्फ प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से ये होगा, चाहे वो आपका स्टेम हो, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो फ्लावर्स हो। अब इसमें देखें तो हमें पता है प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी प्रोपगेट बाय अ पार्ट ऑफ देयर बॉडी, ठीक है, अदर दैन अ सीड। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कभी भी सीड से यहाँ पे एक नया प्लांट नहीं बनता है, जबकि ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, हम घर पे प्लांट्स वगैरह लगाने हैं तो हम बोलते हैं भाई इसके सीड उठा लाते हैं, इसके सीड उठा लाते हैं, सीड लगा दिया पॉट में, एक नया प्लांट डेवलप कर गया कुछ टाइम बाद, है ना। तो उसे क्या आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे? नहीं, उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई वो सीड से बन रहा है। अब लेकिन यहीं पे क्या किया, आपको कोई रोज का प्लांट दिखा, उसमें बड़े अच्छे से लाल कलर के डार्क रेड कलर के फ्लावर्स हो रहे हैं, अब आपका मन किया कि इसी तरह का एक और प्लांट होना चाहिए भाई घर में, तो उसमें आपने क्या किया, उसकी सीड्स तो लगाएंगे नहीं, उसमें आपने क्या लगा दिया, उसके स्टेम्स को कट किया साइड के, और उस स्टेम को कट करके आपने उसे मिट्टी में लगा दिया। अब जब स्टेम कट करके लगाया तो उससे एक नया प्लांट वापस से बन गया। सपोज करो वो लग गया, आपके हाथ में जादू था कि भाई आपके हाथ से लगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सबके हाथ से प्लांटिंग नहीं हो पाती है, तो अगर प्लांट्स वगैरह उससे लग जाते हैं और आगे वो डेवलप कर जाता है
तो उसे क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि आपने क्या उठाया है, रोज प्लांट का स्टेम उठाया है, और स्टेम जो है वो ग्रीन पार्ट है, मतलब वो वेजिटेटिव पार्ट है, तो इसीलिए उसे कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द स्ट्रक्चरल यूनिट जो कि इसमें एम्प्लॉयड होती है इन प्लेस ऑफ सीड्स फॉर द प्रोपगेशन ऑफ न्यू प्लांट इज कॉल्ड प्रोपेग्यूल। अब इसमें यहाँ पे वो यूनिट जिससे आगे डेवलपमेंट होता है, एक नया बॉडी बनता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन के थ्रू, उसे कहते हैं हम लोग प्रोपेग्यूल, उसे प्रोपेग्यूल कहते हैं, उसे सीड नहीं यहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि सीड से हमें पता है एक नई जनरेशन बनती है, क्योंकि सीड जो है वो 2-3 जनरेशन है, कितने भी जनरेशन को कनेक्ट करती है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए हम यहाँ पे पार्ट्स यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोपेग्यूल बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपेग्यूल से। तो ये चीज ध्यान देंगे। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स कौन हो गए भाई, एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हो गए जो कि फ्रूट्स तो बियर करते हैं, साथ में सीड्स जो होते हैं वो उनके पूरी तरह से इनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट के अंदर, जबकि जिम्नोस्पर्म में यही तो डिफरेंस है कि जिम्नोस्पर्म में सीड तो बनता है लेकिन वो सीड खुला होता है, नेकेड होता है उसके, क्योंकि फ्रूट तो बनता नहीं है जिम्नोस्पर्म्स में। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर यही खासियत होती है, जैसे आप आम खा रहे हैं, जैसे नींबू खा रहे हैं, ये सब क्या है, एंजियोस्पर्म्स है एक तरह से, है ना। तो हमारे आसपास ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स ही, हम टेरेस्ट्रियल रीजन में रह रहे हैं, हमारे आसपास जितने प्लांट्स ऑलमोस्ट वो आपके पास जैसे भी हैं वो एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। उनमें फ्लावर्स होते हैं, उसमें फ्रूट्स होते हैं, उसमें सीड्स होते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें क्रिसमस ट्री की, आपने कभी कभी क्रिसमस ट्री लगा के रखा होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे शो प्लांट्स रखे होते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, क्रिसमस ट्री की बात करें तो ये जो प्लांट है इसका स्ट्रक्चर बड़ा अलग सा है, कोनिकल है, तो ऐसे में इसको जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये हमारे एरिया में नेचुरली नहीं पाया जाता, इसको हमने ठंडी जगह से उठा के लाया, ट्रॉपिकल रीजन से लेकर आए हैं, है ना। तो ये चीज इसमें ध्यान देंगे। एंजियोस्पर्म्स में जैसे कि कौन कौन से पार्ट्स यूज हो सकते हैं, इसमें रूट यूज हो सकता है, इसमें स्टेम यूज हो सकते हैं, और इसमें लीव्स यूज हो सकते हैं। ये 3 पार्ट्स आप इनको यूज करके एक नई अगर प्लांट बॉडी बनाते हैं तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर में रख सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज इसमें ध्यान देंगे। कैन बी यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ध्यान देंगे कि रूट यूज करेंगे, स्टेम यूज करेंगे, लीफ यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि जहां सीड है वहां पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप उसको नहीं बोल सकते हैं। ये चीज ध्यान देंगे। जनरल मेथड्स हैं जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, जिनको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो नेचुरली होता है कि प्लांट पार्ट जो है अपने आप डिवाइड हुआ, वो एक नया प्लांट बॉडी बना लिया, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं। आजकल हम आर्टिफिशियल करना शुरू कर दिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब यहाँ पे रोज का प्लांट का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो उसमें मैंने क्या बोला, अपने स्टेम कट किया तब लगाया, तो उसमें क्या है, आपका इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसे हम आर्टिफिशियल बोलेंगे। भाई वो असली में नहीं हो रहा है, उसे आप आर्टिफिशियली कर रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर वो नॉर्मली अपने आप होता कि स्टेम पार्ट कट जाता, अपने आप गिरता और नया प्लांट बॉडी बन जाता, तो वो एक नेचुरल होता है ना। लेकिन नेचुरली तो रोज जो है उससे हम नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कि आपने एक रोज प्लांट लगा, अगले दिन देखे तो बहुत सारे रोज ही रोज है अगल बगल में, या तो कुछ साल बाद देख रहे तो बहुत रोज है, ऐसा नहीं होता। जबकि कुछ में देखे होंगे एक प्लांट लगा है तो उसके अगल बगल और भी हो गए, तो उसमें नेचुरली होता है, अपने आप होता है वो प्रोसेस, है ना। तो ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टाइप जो है वो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसमें हम कुछ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जानेंगे, बट यहाँ पे हम लोग आगे चल के इसके डिफरेंट टाइप्स भी जानेंगे कि किस किस पार्ट से कैसे कैसे मॉडिफिकेशन देखने को हमें मिलता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे राइजोम से कैसे, देखिए यहाँ पे जिंजर का केस है ये। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि कॉर्न से बनते हैं, कुछ आप अनियन गार्लिक देखेंगे, प्याज लहसुन हो गया, ठीक है, पोटैटो देख लिया, आलू देख लिए। तो ये सब एग्जाम्पल्स को अब हम आगे चल के देखेंगे जो कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहले हम इसे देख लेते हैं क्या होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन भाई, है ना। चलो, तो इसके अंदर अगर देखें तो जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है भाई, इसके अंदर क्या हो रहा है, नेचुरली पार्ट से एक नया बॉडी डेवलप होगा, यही ना होगा। तो ये जो टेक्निक है प्रोपगेशन की, इसमें कोई भी पोर्शन जो है वो डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। डिटैच का मतलब अलग हो जाना फ्रॉम द प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी से अलग हो गया, और ये फंक्शन करता है एज अ प्रोपेग्यूल। मैंने बताया ना, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ध्यान देंगे इस चीज का कि आप यहाँ पे ये टर्म यूज करें कि प्रोपेग्यूल क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज इसमें ध्यान देंगे।
अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसी प्रोसेस को हम नेचुरली बोलते हैं, क्योंकि भाई अपने आप कोई प्लांट पार्ट बॉडी है, डिटैच हुआ, अलग हुआ, जमीन में गिरा, नया प्लांट बॉडी डेवलप कर गया, भाई इसे बोल देंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वो जो प्लांट पार्ट डिटैच हुआ है उसको हम क्या नाम देंगे, प्रोपेग्यूल बोल देंगे, है ना, यही चीज कह रहा है। इट कैन बी डन बाय रूट्स, रूट से भी हो सकता है, अंडरग्राउंड स्टेम से भी हो सकता है, क्रीपर से भी और लीफ से भी। तो एक एक करके हम देखेंगे कैसे रूट से हो सकता है, कैसे स्टेम से हो सकता है, अंडरग्राउंड स्टेम से, फिर कैसे क्रीपर्स से हो सकता है, क्लाइंबर्स जिसे आप बोलते हैं, और कैसे लीव्स के थ्रू हो सकता है। इन सब में देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं, चाहे बीएचयू के एग्जाम्स हो, चाहे और भी कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, उसमें आपको हमेशा पूछता है कि यहाँ पे कोई ना कोई स्टेम का मॉडिफाइड पार्ट ये किसका है, ये रूट का मॉडिफाइड पार्ट है, कौन सा ये होगा, कौन सा स्टेम का होगा, कौन सा लीफ का होगा। एग्जाम्पल्स यहाँ से ज़रूर बनते हैं। ये क्वेश्चन, यहाँ का ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको एग्जाम्पल्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पढ़ लेंगे, याद रखेंगे इसे। अब सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे टाइप आता है वो आता है बाय रूट्स, ठीक है। तो रूट्स के थ्रू कैसे भाई ये बनेगा, सबसे पहले यही पढ़ेंगे, उसके बाद अंडरग्राउंड स्टेम्स पढ़ लेंगे, फिर क्रीपर्स पढ़ लेंगे और फिर पढ़ लेंगे लीव्स। तो ये चार तरह से हम देखेंगे कि कैसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे बाय द रूट्स, रूट्स के थ्रू ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होगा। अब यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट है, जैसे कि स्वीट पोटैटो में बात करते हैं, शकरकंद जिसे आप बोलते हैं, इसे बोलते हैं इपोमिया बटाटास, ठीक है। ये सब साइंटिफिक नेम्स है जिसमें जीनस और स्पीशीज का नाम है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। टैपियोका, यम, डहलिया, एंटाइनोस्पोरा, ये सब प्रोपगेट होते हैं वेजिटेटिवली जब भी इनको सॉइल के अंदर प्लांट किया जाता है, इन्हें सॉइल के अंदर लगाया जाता है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स के अंदर आपको रूट्स के थ्रू यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इन सम प्लांट्स जो एडवेंटिशियस बड्स जो है वो भी डेवलप करते हैं ऑन द ऑर्डिनरी रूट्स। अब कुछ में ऐसा भी होता है कि जो रूट्स हैं उनमें बड डेवलप करते हैं, जैसे कि डालबेरिया सिसो है, ठीक है, इसका बहुत अच्छा, इसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है, एंजियोस्पर्मिक जिम्नोस्पर्म है ये एक तरह का डालबेरिया सिसो। इसमें कि इसकी लकड़ी जो होती है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इसको फर्नीचर वगैरह में इसको यूज किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलस गुआवा हो गया, मुराया हो गया, अल्बीजिया हो गया, अल्बीजिया लेबिक, ठीक है, ये सबको ग्रो किया जाता है, ये सबको ग्रो करते हैं टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। और ये सब कैसे होते हैं, बाय द रूट्स, रूट के थ्रू इनका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। अब जितने एग्जाम्पल्स हैं ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जितने भी हैं, यहाँ पे पोटैटो हो गया, अब यहाँ पे स्वीट पोटैटो है, ये चीज ध्यान देंगे, नॉर्मल पोटैटो नहीं है, ठीक है। तो ये रूट से अगर डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट्स के थ्रू हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, स्वीट पोटैटो की पोटैटो, तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो स्वीट पोटैटो ही रूट से डेवलप करता है, ठीक है। यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसको देखने को मिलता है। इसके अलावा डहेलिया है, टाइनोस्पोरा है और डालबेरिया सिसो यहाँ से याद रखेंगे, पॉपुलस, गुआवा, मुराया, ये सब इसमें ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये तो हो गई कि रूट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होगा। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अंडरग्राउंड स्टेम। अब अंडरग्राउंड स्टेम यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई कुछ स्टेम जो होते हैं ना वो मिट्टी के अंदर होते हैं। ज़्यादातर हमें पता है कि स्टेम की जो ग्रोथ है वो सरफेस से शुरू होती है, मिट्टी के सरफेस से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्लांट्स में कि जो स्टेम है वो मिट्टी के अंदर भी ग्रो किया हुआ होता है, क्योंकि हमें तो पता है भाई मिट्टी के जो सरफेस है उसके अंदर रूट्स है, बट कभी कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्टेम है वो मिट्टी के सरफेस के अंदर भी ग्रो कर रहा होता है। अब इसमें जैसे अंडरग्राउंड स्टेम्स की हम बात करें तो इसमें अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग अभी देख लेंगे कैसे हो रहा है ये। चलिए,
तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो राइजोम है, सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, राइजोम आर थिकेंड प्रोस्टेट अंडरग्राउंड स्टेम दैट प्रोवाइडेड विद डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब इसमें यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज करते हैं कि ये मिट्टी का सरफेस है, यहाँ पे कोई भी एक प्लांट है जो कि वो ग्रो कर रहा है ना, तो ऊपर यहाँ पे कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है। अब ये जो प्लांट है ना, इसका मॉडिफाइड स्टेम, अब सपोज करते हैं ये स्टेम जो है ये थोड़ा सा अंदर तक भी ग्रो कर रहा है, सॉइल सरफेस के अंदर भी है, और साथ में इसके पास खुद के ये रूट्स भी होंगे, बट रूट्स यहाँ पे इतना मैटर नहीं करेंगे, ठीक है। तो रूट्स पे हम नहीं जाएंगे, हम देख रहे हैं इस मॉडिफाइड स्टेम को, अंडरग्राउंड स्टेम को, जो कि आगे चल के यहाँ पे मॉडिफाइड होने वाला है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम, ये मॉडिफाइड हो जाता है, कभी कभी स्टोरेज करने लगेगा, मोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टोर करने लगेगा कुछ ना कुछ, तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। तो ये ज्यादातर थिक होते हैं, मोटे होते हैं, पहली बात, ठीक है। तो अंडरग्राउंड स्टेम में जैसे पहला एग्जांपल है राइजोम का, इसमें यहाँ पे क्या होता है, जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं काफी मोटे होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं, मतलब कि ये पूरी तरह से क्या होंगे, इनमें आपको दोनों ही चीज देखने को मिलेगी, ये पूरी तरह से लाई कर रहे होते हैं ऐसे, ये जो सिस्टम है और ऐसा वाला, इसे प्रोस्टेट कहते हैं। और अगर यही ऐसा हो गया तो इसे इरेक्ट सिस्टम कहते हैं, सीधे है, सीधे को तो इरेक्ट हो गया, और हॉरिजॉन्टल है तो पूरी तरह से ये कहलाएगा आपका प्रोस्टेट, ठीक है। तो प्रोस्टेट जो होते हैं ये होते हैं, मतलब अगर ये अंदर गए तो ये हल्का से ये बेंड हो जाते हैं और यहाँ पे ये मॉडिफाइड हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, प्रोस्टेट रहेंगे, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं ये, और ये इनके अंदर आपको नोड्स और इंटरनोड्स पाया जाएगा। नोड इंटरनोड तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, गन्ने का जैसे प्लांट यहाँ ले लेते हैं, गन्ने का जो स्टेक है, तो इसमें आपको पता है जगह जगह ये काफ़ी मोटे होते हैं और जगह जगह पतले भी होते हैं। तो जो मोटे वाले रीजन है, नोड मतलब होता है गांठ, तो यहाँ पे नोड जो है वो इसे कहेंगे, ये कहलाएगा आपका नोड। और दो नोड्स के बीच वाला जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं इंटरनोड्स, ठीक है। तो नोड्स और इंटरनोड्स आपको इसमें डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब काफी अच्छे से दिखाई देते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल समझेंगे ना तो बड़ा इजी आपको लगेगा, जैसे कि जिंजर है, टर्मरिक है, और काना है, और लोटस है, म्यूसा है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। अब फटाफट से आप दिमाग में ये दौड़ाइए कि भाई ये जिंजर गार्लिक कैसा दिखता है। सॉरी, यहाँ पे जिंजर गार्लिक नहीं, गार्लिक तो आपका बल्ब के मॉडिफिकेशन में आएगा, जिंजर और टर्मरिक। अब जिंजर ले या टर्मरिक ले, आप देखेंगे तो देखने में भी हूबहू सेम होता है, कलर का बस डिफरेंस होता है, आप लेकिन दूर से वो भी नहीं पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ऐसे ही दिखते हैं पूरी तरह से। जिंजर उठा लीजिए, अदरक तो आप पता है अंदर से वो थोड़े से क्रीम कलर के होते हैं, उनको घिस के आप चाय वगैरह में यूज किया जाता है, आयुर्वेदिक है। साथ साथ अगर यहाँ पे टर्मरिक की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसकी भी जो बॉडी होती है ना, आप तो ज्यादातर अब देखने को ये मिलता है कि टर्मरिक आपको पाउडर जैसा, पाउडर फॉर्म में दिखता है भाई, क्योंकि हल्दी पाउडर आप ज्यादातर देखते हैं, लेकिन खड़ा जो हल्दी होता है ना वो पूरी तरह से ऐसा दिखता है, जिस बिल्कुल जैसे कि जिंजर हो। तो एक जैसे ये कंफ्यूज करता है थोड़ा बहुत आपको ये, ठीक है। तो इसमें बस ये डिफरेंस होता है, बस डिफरेंस आपको ये देखने को इसमें मिलेगा कि इसके अंदर जो टर्मरिक अगर रहेगा तो ये अंदर से पीला होता है, ऊपर से कलर से नहीं समझ में आएगा, ऊपर से बिल्कुल सेम सेम दिखते हैं, ऑलमोस्ट एकदम वो जो लाइट ब्राउन कलर आता है वही शेड आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब अगर इसमें देखें तो आपको देखे होंगे कि इसमें आपको बड़े इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए ये जो बॉडी है ये क्या आपको इरेक्ट दिख रही? नहीं। अब इसमें जो बॉडी रही होगी ना, ये बॉडी पूरी तरह से प्रोस्टेट है, तो ये थोड़ी सी आपको ऐसी स्ट्रक्चर में देखिए दिख रही है, ऐसी है, ये स्ट्रक्चर पूरा ऐसे। अब यही आगे मॉडिफाइड हुआ है, इसी में थिक हो गए ये, तो आप कह रहे हैं ना भाई थिक है, देखो थिक एंड है, ठीक है, प्रोस्टेट है, ऐसे अरेंज है, देखिए ये ऐसे अरेंज है, इसमें से देखिए ये रूट्स आपको निकलते हुए दिख रहे हैं, ये जो नीचे बने ना ये रूट्स है, ठीक है, क्योंकि ये तो स्टेम है ना, ये तो एक्चुअल में रूट तो है नहीं, भले मिट्टी के अंदर है तो क्या, तो ये पार्ट आपको, ये आपको प्रोस्टेट दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ना कि ऐसे सीधा, ठीक है। तो ये यहाँ पे रूट्स जबकि इरेक्ट है, रूट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं जबकि, लेकिन ये प्रोस्टेट है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम है, और इसमें नोड्स और इंटरनोड्स है, जगह जगह आपको यहाँ पे नोड्स देखने को मिलेगा, इंटरनोड्स देखने को मिलेगा। तो देखिए ये सब जो रीजन है ना, बीच बीच में जो ढेर सारे मोटे मोटे स्केल जैसे दिख रहे हैं, इन्हीं को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे नोड्स कहा जा रहा है। कुछ स्केल लीव्स है, इसके ऊपर देखेंगे तो आपको पतली पतली लेयर्स दिखती है, परत दिखती है। अब देखिए अभी जब मैं पढ़ा रही तो उसको एक बार ऑब्जर्व करो, घर में सबके यहाँ अदरक होता है भाई, तो अदरक उठा के देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा
पाएंगे। स्केली लीव्स भी होते हैं, ठीक है। स्कार दिखेगा, धब्बे दिखेंगे लास्ट ईयर शूट के, जो लास्ट ईयर का शूट रहा होगा ना, क्योंकि देखिए ये एक बार में डेवलप नहीं करते हैं, ठीक है, इनमें बार बार डेवलपमेंट होता रहता है, काफी टाइम पे ये बनते हैं। तो लास्ट टाइम में जितना भी ये इसका 1 साल का 2 साल का जो भी है ये, उसका लास्ट ईयर का पूरी तरह से इसमें शूट का इसके अंदर आपको इसके धब्बे देखने को मिलेंगे, स्कार देखने को मिलेगा। बड भी होता है इसके अंदर, ठीक है, बड होता है साथ साथ में। अब देखिए बड होगा तो ये बड जो है ये भी डेवलप करने के इसके चांसेस होते हैं। और एडवेंटिशियस रूट होता है, ये जो रूट्स निकल के आ रहे हैं ना, इनको बोला जाता है एडवेंटिशियस रूट। ये नॉर्मल रूट की कैटेगरी में इन्हें हम नहीं रखते हैं। तो ये है आपका राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम का पहला मॉडिफाइड पार्ट, ठीक है। तो इसमें आपको ये आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसमें सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं, जिंजर है, टर्मरिक है, जैसे आप सब जानते हैं। लोटस भी इनफैक्ट यही होता है, राइजोम है, ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम है ये, ठीक है। म्यूसा है, टाइफा है और कन्ना है, ठीक है। तो ये सब इसमें ध्यान देंगे। ये हो गए अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर आपका पहला टाइप जो कि है राइजोम, ठीक। अब इसी के अंदर हम देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप क्या आता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो है कॉर्म। ये भी आपका एक तरह से अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर ही आता है, कॉर्म है ये, ठीक है। तो ये जो सेकेंड टाइप है कॉर्म वाला, ये भी पूरी तरह से एक शॉर्ट छोटा होता है, स्वॉलन होता है, फुला हुआ होता है, अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि पूरी तरह से विच लुक्स लाइक शॉर्ट अपराइट राइजोम। ये आपको बिल्कुल एक राइजोम की तरह दिखेगा। राइजोम जो होता है ना वो मिलते जुलते स्टेम की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। यही आगे चल के राइजोम जो होते हैं यही स्टेम बन जाते हैं, इवोल्यूशन जब चल रहा होता है। तो ये राइजोम्स की तरह दिखते हैं और इसके अंदर स्टाउट होता है, सॉलिड फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम ग्रोइंग इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये ग्रो करते हैं। अभी ये प्रोस्टेट नहीं है, अब ये है पूरी तरह से इरेक्ट, वर्टिकली अरेंज्ड हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। जबकि जिंजर गार्लिक आपने देखा था तो वो थोड़े से हॉरिजॉन्टल थे, उनके अंदर एडवेंटिशियस रूट इसमें भी लेकिन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए सबसे अच्छा तरीका ये जानने का कि भाई स्टेम का मॉडिफाइड पार्ट है कि रूट का, तो उसमें देखेंगे कि अगर स्टेम का मॉडिफाइड पार्ट होगा तो उसके बेस पे आपको रूट्स निकलते हुए जरूर दिखेंगे। अब देखिए आपको जिंजर गार्लिक में भी देखने को मिला और इसके केस में भी देखने को मिल रहा है ना, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अब कॉर्म में भी ये पूरी तरह से बहुत छोटे होते हैं, स्वॉलन मोटे ज्यादा होंगे ये, ठीक है। स्टोरेज हो रहा है क्योंकि देखिए अगर स्वॉलन है ना तो मतलब समझ जाएगा कि खाने के काम आता है, अगर स्वॉलन है तो। क्योंकि मैंने बताया अगर वो मोटे हैं, प्लांट का कोई भी बात बहुत ज्यादा स्वॉलन होता है मतलब उसके अंदर स्टोर्ड फूड है, और खाना जिसके अंदर वही ना हम कंज्यूम करते हैं, तभी ना न्यूट्रिशन मिल रहा है हमें, क्योंकि हम तो भाई प्लांट बॉडी पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। जो हर्बीवोर्स है उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, सॉरी, जो हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से हर्बीवोर्स जो हैं वो तो ठीक है प्लांट्स पे सिर्फ डिपेंडेंट हैं, बाकी कुछ कार्निवोर्स भी है, कुछ ओमनीवोर्स भी है जो दोनों पे डिपेंडेंट है। तो जैसे जो लोग प्लांट्स पे सिर्फ उनके फूड पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, उन्हें तो भाई स्टोर्ड फूड जो है, न्यूट्रिशन जो है वो तो प्लांट बॉडी से ही मिल रहा है। तो वो प्लांट बॉडी का ऐसा पार्ट न खाएंगे जिसके अंदर उतना स्टोर्ड फूड हो, उतना न्यूट्रिशन हो खाने के लिए, तो वही खाएंगे, है ना। अब ये अलग बात है कि आजकल लोग जो है उनका ज़्यादातर जो झुकाव है वो बढ़ रहा है बर्गर पिज़्ज़ा की तरफ, बट ऐसे देखा जाए तो ये सब भी न्यूट्रिशन तो भाई नहीं सबसे मिलना है आपको, बर्गर पिज़्ज़ा तो नहीं देने वाला कुछ। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ग्लैडियोलस है, कोलोकैसिया है, क्रोकस है, एलोकैसिया है और है अमोर्फोफैलस। अमोर्फोफैलस अगर एकदम सिंपल भाषा में कहूँ तो ये होता है सूरन। सूरन की सब्जी हर कोई खाया होता है। अब ये जो सूरन है आपने देखा होगा बड़ा इरेगुलर सा होता है और काफ़ी मोटा और बड़ा होता है ना। तो इसी से समझ में आ रहा है कि भाई ये छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं होते। इतना बड़ा सूरन तो नहीं देख लिए होंगे कभी, तो छोटे छोटे ही होते हैं, तो शॉर्ट होंगे लेकिन स्वॉलन होते हैं, मोटे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टोर्ड फूड है। और साथ में ये स्टेम्स ऐसे होते हैं जो कि छोटे होते हैं, अपराइट होते हैं, राइजोम्स होते हैं एक तरह के, ठीक है। अपराइट राइजोम्स की कैटेगरी में हम रखते हैं, या तो कह लीजिए स्टेम ही, क्योंकि मॉडिफाइड स्टेम पढ़ रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ रहे हैं तो मिट्टी के अंदर ही ग्रो करते हैं। और इसके अंदर सॉलिड फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होते हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो कर रहे होते हैं। तो इस सूरन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको बड जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ लेटरल बड्स देखिए, ये साइड वाले बड्स हैं, ठीक है, ये साइड वाले जिनको मैं अभी शेड कर रही हूँ, जबकि ये वाला जो है ये एपिकल पोर्शन पे है एकदम ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ बड देखने को मिलेगा, नोड्स होंगे जगह जगह पे, जो ये ऐसे ऐसे रीजन्स हैं ये आपको
नोड्स की तरह दिखेंगे, ये नोड का काम करते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं नोड और इंटरनोड पाया जाएगा। दो नोड्स के बीच वाला जो रीजन है वो इंटरनोड हो गया, और इन पूरे मॉडिफाइड स्टेम में जो बेस पे रूट्स ग्रो कर रहे हैं उसको हमने बोल दिया एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, तो क्योंकि ये आपके स्टेम जो है आपका मॉडिफाइड स्टेम है उसके बेस से ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज बात हो गई कॉर्म की। तो ये हो गया हमारा दूसरा मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। पहला देख लिया हमने यहाँ पे जो था हमारे पास, क्या देख लिया इससे पहले, रूट्स। तो रूट्स के थ्रू जो मॉडिफाइड हमने राइजोम देख लिया, रूट्स के थ्रू जो ग्रोथ हो रही है, तो राइजोम ये हो गया कॉर्म। ठीक है, तो एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे, ग्लैडियोलस, कोलोकैसिया, सब याद रखेंगे, इसे लिख लेंगे नोट्स में। ग्लैडियोलस है, कोलोकैसिया है, क्रोकस है, एलोकैसिया और अमोर्फोफैलस है। तो सूरन इधर से दिमाग में रखेंगे, कॉर्म है तो भाई सूरन याद रखेंगे, हाँ यही था। ठीक है, अगर आगे आपका राइजोम तो याद रखेंगे जिंजर और गार्लिक, जिंजर और टर्मरिक है, गार्लिक बार बार दिमाग में आ रहा है। ठीक है, तो जिंजर और टर्मरिक इसके अंदर आ जाएगा। तो ये चीज आपको इसमें देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बल्ब्स जो है, बल्ब में आपको जैसे कि ये देखिए आपका इसके अंदर अनियन, गार्लिक सब इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो प्याज हो गया, लहसुन हो गया, वो सब यहाँ पे कैसे ग्रो करते हैं, बल्ब के थ्रू ग्रो करते हैं। तो ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को इसमें मिलेगा। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ और भी देखेंगे मॉडिफिकेशंस, जैसे कि ट्यूबर्स का ग्रोथ देखेंगे। तो ट्यूबर में आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है पोटैटो, देखो ये उसका प्लांट है, अंडर के मॉडिफाइड ये स्टेम से ग्रो करता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पोटैटो प्लांट का कौन सा मॉडिफाइड पार्ट है, रूट, स्टेम, लीफ। तो कई बच्चे रूट समझते हैं, तो रूट नहीं होता, ये मॉडिफाइड स्टेम होता है। ये हो गया अनियन, गार्लिक हो गया, जिंजर टर्मरिक हो गया, अमोर्फोफैलस हो गया, ये सब मॉडिफाइड स्टेम है, ना कि रूट है। रूट में क्या आ जाता है, रूट में आ जाएगा आपके पास कैरेट आ जाएगा। ठीक है, कैरेट आने के बाद इसके अलावा आपके मूली आ जाएगा। तो ये सब मॉडिफाइड रूट है, जबकि अभी जो हम बात कर रहे हैं ये सब मॉडिफाइड स्टेम्स है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ट्यूबर्स है, अनियन, गार्लिक है, ठीक है, कॉर्म है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप इतनी चीजें जो मैंने पढ़ाई आपको क्लियर है, और कोई भी डाउट्स है तो पूछते रहेंगे। थैंक यू।